Megwan sir? यस कम इन। Thank you sir. Thank you मैम। बैठ जाएं। वैक्सीनेटेड हैं आप तनुज जी? जी सर, वैक्सीनेटेड हूँ सर। आप अपना मास्क खोल सकते हैं। कुछ अपने विषय में जानकारी दें हमें। सर जैसा आप जानते हैं मेरा नाम तनुज कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले का निवासी हूँ और 2010 में मैंने बीटेक किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुरादाबाद से। उसके बाद से ही 2010 से ही और वर्तमान तक मैं अपना स्वयं का निजी ITI सुशीला गिरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर जो कि बरेली में ही है उसको संचालित कर रहा हूँ। UPSC के लिए ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है और पहली बार मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आप अनुज जी इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, आपने खुद अपना ITI खोला है, एक बहुत ही अच्छी आपने पहल की है। इस पहल को छोड़ के आप एक सामान्य सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? सर 2010 में जैसा कि मैंने अपना बीटेक पूरा किया था, लेकिन मेरे पिताजी की मृत्यु उससे पहले हो गई थी मेरे बीटेक कंप्लीट होने से, और उनके समय से मेरा पारिवारिक व्यवसाय है जिसकी वजह से मुझे ITI अपना पारिवारिक व्यवसाय ITI तरफ जाना पड़ा। चूँकि अब ITI इस्टेब्लिश हो गया है, पहले से बेहतर हो गया है, तो जो कि मेरा पहले से सपना था कि सिविल सर्विसेज में जाऊँ, तो मैंने इसकी तैयारी प्रारंभ करी और अब मैं सिविल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई हुआ हूँ। आप तो एक इंजीनियर हैं, आप ये बताएं कि आज के भारत में ये जो एकेडमिक्स है, एकेडमिया जो कहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जहाँ से इंजीनियर्स पढ़ के आते हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, अनएम्प्लॉयबिलिटी का प्रॉब्लम है, इसका मुख्य कारण क्या है? जो सर मेरे विचार में जो इंजीनियर्स पढ़ के निकलते हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिलती, तो उसका सबसे प्रमुख कारण जो है कि हमारे पास फुली स्किल्ड लेबर की कमी है। कहने का तात्पर्य ये है कि सर चूँकि वो प्रैक्टिकली नॉलेज से अपग्रेड होते हैं, लेकिन जिस तरीके की नॉलेज और जिस तरीके का वर्कफोर्स इंडस्ट्री को चाहिए उतने तरीके के वो कौशल में महारत नहीं हासिल कर पाते हैं। तो गैप है आपके समझ से, एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में गैप है, isn't it? जो स्किल रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री को वो एकेडमिया नहीं दे पा रही है। जी। इस दिशा में भारत सरकार ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, आपको लगता है इस पे कुछ फ़ायदा होने जा रहा है? सर बिल्कुल, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई नई एजुकेशन पॉलिसी जो है इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सर सबसे बड़ा पहला कारण ये है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो 8th क्लास और 10th क्लास के बाद से ही बच्चे का जो रुझान है उस तरफ, उसके ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्फसाइज करती है। दूसरी चीज़, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिल पाती है तो वो अपना स्वयं का बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर प्रारंभ कर सकता है। तो इंडस्ट्री और स्किल्ड लेबर दोनों के बीच की जो एकेडमी और इंडस्ट्री, इसके बीच की जो खाई है उसको हम पाट सकते हैं। जो स्किल्ड लेबर जिसकी इंडस्ट्री को ज़रूरत है, हम उसको कहीं ना कहीं पूरा कर सकते हैं। सर एक और बात और कही जा रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के वजह से जिस तरह से इसको बनाया गया, डिज़ाइन किया गया है, एक लड़का जिसने +2 स्टेज में मैथ्स नहीं लिया है सब्जेक्ट, वो भी इंजीनियर बन सकता है और कई विधा में जा सकता है, वो लाइक आर्किटेक्चर हुआ आपका। तो आपका क्या सोच है इस पर? सर चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है कि अगर मान लीजिए किसी ने 10+2 में मैथ्स नहीं लिया है और वो किसी आर्किटेक्चर या किसी अन्य विधा में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। आर्किटेक्चर के ही अलावा जो औद्योगिक के लिए ऐसा क्यों हो रहा है कि आज तक मैथ्स का ज्ञान मैंडेटरी था, कंपलसरी था कि बिना मैथ्स लिए हुए आप इंजीनियरिंग की किसी भी विधा में नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस पॉलिसी के तहत ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप जा सकते हैं। इसके पीछे सोच क्या है? सर इस बारे में मैं ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करूँगा। चलिए आपसे अंतिम प्रश्न, आपने 4th क्लास से लेके 7वीं 8वीं क्लास तक आप मॉनिटर रहे हैं क्लास के, ये बताइए अगर आपको कंट्री का मॉनिटर बना दिया जाए तो, और कहा जाए कि 2 महीने के लिए आपको कंट्री का मॉनिटर बना दिया जाता है, कोई 2 ऐसा काम कीजिए आप, जो काम 2 महीने के बाद जब आप चले भी जाएंगे तो वो परमानेंट रहे, वो सस्टेनेबल रहे, वो कौन सा 2 काम करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सर जो कौशल विकास के लिए जो हमारे स्किल लेबर की जो कमी हो रही है, जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है सर,
उस पर मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, ताकि बेरोज़गारी की जो परेशानी है सर, वो हमारी दूर हो सके। सर दूसरी चीज़ जो है, मैं हेल्थ सेक्टर में सुधार लाना चाहूँगा, क्योंकि कोविड की अभी दूसरी, जो पिछले साल कोविड की जो कौन दूसरी सा लहर आई थी। सुधार लाएंगे जो सस्टेनेबल भी हो, आपके जाने के बाद भी वो चलता रहे अपने आप? सर हेल्थ सेक्टर में मैं सुधार लाना चाहूँगा कि जैसे एक जो गरीब लोगों को सस्ती स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सके, जो कि आगे चल के कठिन परिस्थिति में भी, चूँकि उसके पास पैसे की कमी होती है और वो बेहतर स्वास्थ्य के लिए किसी अच्छे अस्पताल की तरफ देखता है, तो उसको वो कमी जो है पूरी हो सके। चलिए, धन्यवाद। तनुज जी सर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है PSIR, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि हम दो शब्द कभी कभी सुनते हैं, पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व, क्या अंतर है इन शब्दों में? सर पश्चिम एशिया से तात्पर्य ये है कि जो भारत की जो पश्चिम एशियाई देश हैं, उनकी बात की जा रही है, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए या काफ़ी हद तक तुर्की का कुछ भाग हो गया। और सर दूसरा जो मध्य एशिया की आपने बात करी सर, तो मध्य एशिया सर मध्य पूर्व। जी सर, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट। जो मिडिल ईस्ट की बात करी है सर, मिडिल ईस्ट की सर इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, केवल इतना बताऊँगा मिडिल ईस्ट गल्फ़ कंट्रीज़ को। तो मतलब क्या एक ही बात है? जी सर, एक ही बात है, मतलब एक ही ज्योग्राफी को रेफ़र कर रहे हैं हम, जब वेस्ट एशिया बोल रहे हैं या मिडिल ईस्ट बोल रहे हैं, तो एक ही ज्योग्राफी के बारे में बात हो रही है? सर ज़्यादा इस पर रोशनी नहीं डाल पाऊँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि यमन में काफ़ी संकट है, काफ़ी समय से सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है लगातार। तो इसको कहा जाता है कि अब एक छद्म युद्ध है, एक प्रॉक्सी वॉर है। तो कौन कौन से देशों के बीच में ये प्रॉक्सी वॉर है और क्यों है? सर यमन में जो वॉर लाइक सिचुएशन है, जिसमें कि कुछ धार्मिक कट्टरपंथ इन्वॉल्व है, जैसे जो कि हाउदी रेबल्स के रूप में सामने आए हैं। एक शिया और सुन्नी दो मुस्लिमों के बीच में एक ग्रुप है, इनके बीच में एक लड़ाई की जंग है, जिसमें शियाओं का जो कि अपने आप को नेता देश मानता है वो ईरान है, और सुन्नी बहुलक जो सऊदी अरब है, वो इन दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है सर। ठीक है। ये मुझे बता सकते हैं कि ब्लू डॉट नेटवर्क की कभी कभी चर्चा होती है, तो ये क्या है ब्लू डॉट नेटवर्क? सर ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में केवल इतना बता पाऊँगा कि अमेरिका द्वारा प्रारंभ किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जो कि गरीब देशों को बेहतर अवसंरचना के लिए ऋण देता है। बिल्कुल, इससे ज़्यादा बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बदल गए, तो और उन्होंने मतलब बदलने से पहले इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की बहुत तारीफ़ की। तो क्या वो अपनी स्थिति को, जनरली ऐसा देखा जाता है कि पाकिस्तान में अगर आपको अपनी स्थिति मजबूत करनी है राजनीति में, तो आप भारत का विरोध करते हैं, भारत की तारीफ़ नहीं करते। तो क्या ये फंडामेंटल शिफ्ट है कि पाकिस्तान के नेता आजकल भारत की तारीफ़ कर रहे हैं? सर थोड़ा फंडामेंटल शिफ्ट ज़रूर उनकी विदेश नीति में आया है, क्योंकि इमरान खान साहब इससे पहले अभी हाल ही में रूस जाके आए हैं, और अमेरिका से थोड़ा उनके संबंध जो हैं कुछ उतने बेहतर नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। भारत की तरफ अगर देखें तो भारत के संबंध रूस और अमेरिका दोनों ही देशों से समान रूप से अच्छे ही हैं। तो एक वॉर लाइक सिचुएशन जिसमें रूस, यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देश जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गुट का हिस्सा हैं। भारत एक गुट निरपेक्ष नीति को भी बनाए हुए है। तो इस संबंध में इमरान खान साहब का भारत के ऊपर तारीफ़ करना है। आप मुझे ये बताइए कि अगर जब आरक्षण की नीति की बात की जाती है, तो इसको लेकर अब जो 50% का एक कैप भी था इंदिरा साहनी जजमेंट के द्वारा, लेकिन सरकार ने इसको खुद ही EWS को रिजर्वेशन देके इसको क्रॉस कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये अब 50% का कैप रहना चाहिए या इसको अब हटा देना चाहिए? सर इसके ऊपर एक बहस हो सकती है आरक्षण के ऊपर कि क्या कैप रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, जो कि EWS रिजर्वेशन उन जनरल जो कि अभी तक SC, ST और OBC जो उसमें कवर नहीं होते थे, वो उनमें जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे उन लोगों को दिया गया है। आर्थिक रूप से एक नई पहले की आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो उन लोगों को EWS का रिजर्वेशन दिया गया है, जो इंदिरा साहनी जजमेंट से जो 50% का है उस कैप को क्रॉस करता है। वहीं दूसरी ओर कुछ अभी भी भारत देश में कई ऐसी जातियां हैं जो SC, ST और OBC के अंतर्गत आती हैं, जिनका सामाजिक और आर्थिक रूप से उतना उत्थान नहीं ठीक है तनुज, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में देखा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातचीत हुई है। उत्तराखंड एक राज्य है जिसने अभी हाल ही में कहा है कि वो इसको लाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या मानना है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है
और इसको क्या एकदम से लागू किया जाना चाहिए, या क्या आपका विचार है इस बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में भारतीय संविधान में वर्णित है सर, इसमें एक कि शादी ब्याह या तलाक या अन्य जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उससे संबंधित एक से नियम सभी धर्मों के लिए एक से नियम अप्लाई होते हैं। उत्तराखंड में ये कहा गया है सर, तो वर्तमान समय में एक इसके ऊपर एक बहस होनी चाहिए और इसे अगर लागू करना है तो इसे धीरे धीरे लागू करना होगा। एकदम से अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो किसी न किसी धर्म को या किसी अन्य लोगों को कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, क्योंकि परिवर्तन होना आवश्यक है लेकिन ग्रेजुअल परिवर्तन होगा एकदम से, वो दिक्कत तलब होगा। धीरे धीरे अगर इसके बारे में ऐसे हो जाए या सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे इस दिशा में? सर सरकार को इस बारे में कुछ कदम उठाने पड़ेंगे सर। ठीक है तनुज जी। सर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इन सारे कैटेगरी को जोड़ दिया जाए तो भारत का पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज बनेंगे? सर इस बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट रहे हैं, नेटफ्लिक्स आपने शायद देखा होगा कुछ? सर देखा नहीं है लेकिन एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के रूप में। ओटीटी प्लेटफॉर्म, चलिए नेटफ्लिक्स हो या जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जो बाहर से आया है, क्या वो एक तरीके से कल्चरल हेजिमोनी नहीं कर रहा है भारत पे? जो अंतोनियो ग्राम्स्की ने उसके ऊपर खूब चर्चा किया है, हेजिमोनी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये कल्चरल हेजिमोनी हो चुका है ऑलरेडी भारत में? सर ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा, केवल ये बात कहना चाहूँगा चूँकि भारत जो है एक सॉवरेन कंट्री है और सभी को यहाँ पर जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी चीज़ अगर भारतीय दर्शक पसंद करते हैं देखना तो बिल्कुल देख सकते हैं। और धीरे धीरे चूँकि वैश्विक अर्थव्यवस्था हो गई है 1991 के बाद से, तो अगर लोग देखना चाहते हैं, परिवर्तन देखना स्वीकार करते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए सर। जी तनुज जी, आप स्टैंड अप कॉमेडी का एक कल्चर जो है, एक नया कल्चर जो है भारत में उभर के आ रहा है। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हो चुके हैं, हाथ में माइक दे दिया जाए तो कुछ भी बोला जाता है, वो चाहे धर्म के ऊपर हो या किसी अन्य टॉपिक के बारे में है। रिसेंटली एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ वक्तव्य का इस्तेमाल किया था जो कॉन्टेम्प्ट के दायरे में आता है। तो आप हमें बताइए कि भाषा का मर्यादा कैसे होना चाहिए, और आपका जो जवाब है आप आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को ध्यान में रखते हुए दीजिएगा। सर भाषा की वरीयता इस तरीके से होनी चाहिए कि किसी दूसरे के धर्म, जाति या लिंग पे उसका आघात ना हो। दूसरी बात यह है कि देश विरोधी ना हो। तब तो कॉमेडी तो हो ही नहीं सकता। सर अगर चुनी हुई सरकार के विरुद्ध हमें बात नहीं करनी, चुनी हुई सरकार का विरुद्ध हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जैसे कि हिंसा या कुछ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो, लेकिन विरोध किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है सर। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो हमारे हाई कोर्ट है, यूजुअली आजकल देखा जा रहा है कि अपना रिट जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 226 में दिया गया है उसको यूज़ करने में कतरा रहा है। अमूमन हम देखने को मिलता है कि आप नीचे जाइएगा, अगर आपको दूसरे कोर्ट्स में या ट्रिब्यूनल में आपको यदि कुछ सॉल्यूशंस मिल सकता है, आप वहाँ पे जाके केस लड़िएगा, हमारे सामने मत आइएगा। क्या आपको लगता है ये अप्रोच उचित है? सर इसके दोनों ही पहलुओं को देख सकते हैं कि चूँकि हाई कोर्ट्स के पास ऑलरेडी केसेस का बर्डन बहुत ज़्यादा है और ट्राइब्यूनल जो कि एक स्पेशलाइज्ड हैं इसी चीज़ के लिए, इसी तरीके के विवादों को निपटाने के लिए, तो हाई कोर्ट का ये कहना कि आप ट्राइब्यूनल के पास जाइए, वो आपको हमसे ज़्यादा बेहतर या उसी दिशा में एक समग्र आदेश आपके लिए पारित कर सकते हैं, तो आप उधर जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं सर अधिकारों के विरुद्ध भी है कि अगर किसी हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को सीधे जा सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मूल अधिकारों का भी हनन हो रहा है। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्या ये मेरा अधिकार है कि मैं दोनों में से एक का चुन सकता हूँ? जैसे कि अगर मेरा अधिकारों का हनन हुआ है, मूल अधिकारों का हनन हुआ है, क्या मैं हाई कोर्ट भी जा सकता हूँ और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूँ, या दोनों में से एक चुनना पड़ेगा मुझे? सर मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से किसी एक में जा सकता हूँ सर सीधे। अच्छा, तो बताइए आर्टिकल 226 और 32 में क्या अंतर रहा फिर? सर अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है हमारे, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जा सकते हैं, लेकिन अगर वैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है सर तो हमें हाई कोर्ट जाना होगा। अच्छा, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बंद है? सर अपीलीय जुडिक्शन के रूप में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है सर।
अच्छा, जैसे कि SLP के माध्यम से? इस बारे में नहीं समझ पाऊँगा। धन्यवाद। तनुज, जी मैम। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर चुके हैं। जी। मुझे बताएंगे आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट किसको कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनका इस्तेमाल वर्तमान में नहीं हो रहा है या आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाते हैं मैम। और अगर इनको हम रीपर्पसिंग के लिए रख दें या रीयूज़ के लिए, तो भी क्या वो वेस्ट कैटेगरी में आएंगे? मतलब रखे हुए हैं, अभी हुआ नहीं है यूज़, तो क्या रहेगा इसका मसला? अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं वो रीयूज़ के पर्पज़ से रखे हुए हैं, डंप किए हुए हैं, लेकिन कोई यूज़ नहीं, इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, तब वो तब तक वेस्ट रहेंगे जब तक इनका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन तब भी किसी न किसी थोड़ी बहुत मात्रा में कार्बन उत्सर्जन तो करते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को वेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कार्बन उत्सर्जन करते हैं? मैम, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो रखे रखे कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में, क्योंकि PNP ट्रांजिस्टर या NPN हमारे ट्रांजिस्टर की वजह से जो पूरा इसका मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ठीक से डिस्कार्ड करने का, वो इसलिए है कि हमें कार्बन एमिशन कम करना है, या कुछ और हैवी मेटल्स हैं जिनके लिए हमें चिंताजनक हैं हम लोग? ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा इस पर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इस बात पे प्रकाश नहीं डाल पा रहा है, इससे मैं क्या समझूं कि हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेके संजीदा नहीं है? सरकार की नीति में मैम इस बारे में अलग है, लेकिन मैं अगर स्वयं की बात करूं तो चूंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से काफ़ी समय से टच छूट गया है। लेकिन आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स तो यूज़ करते होंगे ना? बिल्कुल करते हैं। और जब उनके लाइफ ख़त्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं उसका? जनरली मैम इसको या तो मतलब चेंज कर लेते हैं किसी दूसरे को बेच करके, एक्सचेंज में दे देते हैं, या फिर अगर वो एक्सचेंज में नहीं दिया जा जैसे सकता है, नोकिया वगैरह ने एक पहल की है कि आप हमारे पास ले आइए, हम उसको अपने पास डंप करके और उसको रिसाइकिल करके हम दोबारा आपको नया फ़ोन देंगे। आपने उसके ये पहल का इस्तेमाल किया? नहीं मैम। नहीं किया, ठीक है। अभी सरकार ने एक पहल की है जिसके अंतर्गत महिलाओं की जो शादी की उम्र है उसे बढ़ा दिया गया है और उसे 21 साल कर दिया गया है। इससे क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे? अगर शादी की उम्र बढ़ाने के फ़ायदे अगर देखे जाएँ मैम, तो जो पहले 18 साल से उम्र से बढ़ा के 21 साल कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और मातृत्व विकास के लिए एक बेहतर कदम है। दूसरी बात यह है कि 18 साल के बाद वो अपनी शिक्षा के ऊपर भी 3 साल और अधिक ध्यान दे पाएंगी। लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं ये है कि हमारी सोच अभी भी थोड़ी सी पीछे है और कहीं ना कहीं बाल विवाह के केसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं इसमें। प्रोटो प्लैनेट के बारे में सुना है? क्या होता है प्रोटो प्लैनेट? नहीं, सॉरी, नहीं आइडिया। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे में सुना है? नहीं मैम, केवल एजुकेटेड गैस लगा सकता हूँ केवल। अच्छा, एजुकेटेड गैस बताइए फिर। इस टाइप के जो नवीनीकृत ऊर्जा का उपयोग करके वाहन चलाए जाते हैं। तो फिर फ्लेक्स क्यों आगे वर्ड है? जिसकी स्टार्टिंग जैसे अगर हम इग्निशन ऑन करते हैं तो वो फॉसिल फ्यूल से हो रहा हो और उसके बाद जो है उसको। अच्छा, ठीक है, फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स, ठीक है। डीप ओशन मिशन के बारे में सुना है? इतना बता पाऊंगा कि पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा है और समुद्र की गहराई के लिए जीरो मॉनिटरिंग की गई है। ठीक है, तो समुद्र की गहराई में हम क्या ढूंढने जाने वाले हैं? विभिन्न प्रकार के मिनरल्स की खोज। विभिन्न प्रकार के मिनरल्स की कोई स्पेसिफिक मिनरल्स? स्पेसिफिक नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, डेवलप्ड रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज और रिजर्व रिसोर्सेज में मुझे फ़र्क बता दीजिए। सॉरी मैम, आइडिया नहीं है इसमें। एक का भी नहीं? नहीं, सॉरी। थैंक यू। तनुज, यस सर। आपने लिखा कि आपको सुनने में समस्या है। ऐसा मुझे लगा नहीं वैसे इस डिस्कशन को सुनकर कि आपको कोई समस्या सुनने में होगी, ऐसा कुछ है या किस हद तक आप नहीं सुन पा रहे हैं? सर थोड़ा बहुत सुन पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप हल्के बोलते हैं तो लिप रीड करके मैं उसको समझ लेता हूँ। अच्छा, कोई मशीन लगा रखी है आपने? सर सुबह लगा रखी थी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो टूट गई है। अच्छा, टूट गई है। अच्छा, ध्वनि की तीव्रता समझते हैं आप? जी। तो उसको कैसे मापते हैं? सर ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। एक नियत स्थान पर कितनी मैक्सिमम ध्वनि जो है वो उत्पन्न हो रही है, इस आधार पर उसको मापा जाता है। इस पूरे एटमॉस्फेयर की तीव्रता कितनी होगी, एक आइडिया? इस बारे में सर नहीं कह पाऊँगा। किसी लाउड प्लेस में कितनी होगी, कुछ आइडिया?
सर 140 या 150 डेसिबल से ज़्यादा 140? जी सर। अच्छा, ठीक है। एनीवेज, भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं, कोई आइडिया आपको? सर आइडिया इस बारे में? रूस ने जो हमला किया यूक्रेन के ऊपर, क्या वो नैतिक है और क्या वो कानूनी है? दोनों पहलू पे आपको इसका उत्तर देना है मुझे। सर जो रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है वो उसे कानूनी तो नहीं कहेंगे सर। उसका कारण ये है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं ठीक है। होती, सर। कौन सा कानून का हनन किया उसने? सर अंतर्राष्ट्रीय संधियों का, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, जैसे? जो कि इससे पहले कानून का सर नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये था कि उस कानून में कि जो क्षेत्र स्वायत्त हुए थे, जब यूक्रेन स्वायत्त हुआ था तो अपने केमिकल वेपन्स को उसने सरेंडर किया था और डिसमेंटल किया था, तो ये कहा गया था कि सर इनकी रक्षा का। खैर छोड़िए उसको। ये बताइए कि यूएन से पहले कौन सी बॉडी थी जो यूएन के जैसी थी? सर लीग ऑफ नेशंस। तो उसका विघटन क्यों हुआ और यूएन क्यों आया अस्तित्व में? सर प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी ताकि भविष्य में जैसा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस तरीके का कोई दूसरा युद्ध ना हो, लेकिन कई ऐसे कारण हुए या द्वितीय विश्व युद्ध ही हुआ जिससे कि लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। तो क्या यूएन अपने उद्देश्य में सफल रहा है? सर वर्तमान में अगर देखा जाए तो यूएन काफ़ी हद तक अपने उद्देश्य में सफल रहा है सर। सफल रहा है? जी सर। चलिए, थैंक यू। तनुज, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं जो हम लोगों ने नहीं पूछा हो आपसे? सर अभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। टीम दृष्टि पेश करती है आईएएस की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। थैंक यू सर। बैठिए तनुज। थैंक यू सर। कैसा रहा आपका असेसमेंट अपने इंटरव्यू का? सर ठीक था, लेकिन आखिरी में कुछ प्रश्नों में थोड़ा जवाब नहीं दे पाया। या इंटरव्यू कब है आपका? सर 25। आपकी यात्रा बहुत बड़ी रही है, लंबी यात्रा रही है। आपने आईटीआई भी खोला है अपना। आईटीआई में आपने कहा कि हमारा स्वामित्व भी है इसमें, बाद में आप थोड़े भटक गए उसमें, ठीक है ना? तो वो है कि कंसिस्टेंसी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपने शुरू में कहा, जो आपने अंत में कहा, दोनों में कोई विरोधाभास ना हो, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो और सब क्वेश्चंस तो आज जो पूछे गए हैं, हो सकता है एक भी प्रश्न ना पूछे जाएं आपसे, कुछ दूसरा ही प्रश्न पूछा जाए, बट आपको जो क्वेश्चंस का आंसर देने का जो ढर्रा होगा ना, थोड़ा सा उसमें आपको चेंज लाना पड़ेगा। मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, मतलब जानकारी नहीं होना कोई बात नहीं है, बट कंफ्यूज मत कीजिए ना, खुद को कंफ्यूज कीजिए आप, ना बोर्ड को कंफ्यूज कीजिए आप, उससे तकलीफ़ आपको बढ़ जाएगी। मेरा कहने का पर्पस ये है कि आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने आईटीआई में है, एक लंबी जर्नी आपने पार की है, आपके एक्सपीरियंस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप क्यों आना चाह रहे हैं प्रशासनिक सेवा में, क्या आप कर सकते हैं प्रशासनिक सेवा में रहकर, देश की क्या सेवा कर सकते हैं, जनता की क्या सेवा कर सकते हैं। तो वो पॉइंट्स आपको स्पेसिफिक होना चाहिए, कोई एरिया आपके जहन में होना चाहिए कि भाई कुछ करने जा रहा हूँ, किसी पर भी हो सकता है, चाइल्ड लेबर से लेके अनएम्प्लॉयमेंट से लेके अनटचेबिलिटी, एनी एरिया यू थिंक ऑफ एन एरिया कि साहब हम इस पर बोलेंगे, और उस पर पूरी तैयारी कर लीजिए आप। ये प्रश्न हो सकता है पूछा जाए, और फिर ये भी कहा जाएगा कि साहब आप तो ऑलरेडी हैं, फिर अब यहाँ क्यों आप आ रहे हैं, आप तो मालिक हैं। और आजकल तो स्किल डेवलपमेंट की बात आप खुद कर रहे थे, स्टैंड अप इंडिया और स्किल डेवलपमेंट और सब कुछ हो रहा है। इतना अच्छा जहाँ के आप एम्प्लॉयर बन सकते हैं, वो एम्प्लॉयर छोड़ के आप एम्प्लॉय क्यों बनना चाह रहे हैं? तो उसमें एक कोजेंट तरीके से तैयारी पूरी कर लीजिए, ठीक है ना? ये नहीं कि मैंने वो कर लिया साहब अब मैं ये करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये होना चाहिए कि लॉजिकल प्रोग्रेशन आपका हो रहा है। आप यहाँ से शुरुआत की है, बट आपकी नज़र शुरू से ही वहीं थी कि जहाँ की इम्पैक्ट आप बड़े एक तबके पर आप कर सकें। अभी छोटे तबके पर आपका इम्पैक्ट होता है, वो बड़े रूप से आप देखना चाहते हैं। इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लिए तो आप काफ़ी अच्छा कर लेंगे आप, ठीक है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।